नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। शुरुआत करेंगे स्ट्रेट टॉक की। तो जर्मनी में क्या कट्टरता मजबूत हो गई है और क्या हिटलर से जुड़े जो धड़े हैं, जो गुट है, वो मजबूत हो रहा है। और ये पूरी दुनिया के लिए, यूरोप समेत पूरी दुनिया के लिए किस तरह के जो है सिचुएशन है, किस तरह की परिस्थितियां हैं, सियासी जो समीकरण बन रहा है अब पूरी दुनिया में, किस तरह का देखने को मिल रहा है। कुछ सवाल हमारे भी हैं स्ट्रेट टॉक के, जो हम दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। और जर्मनी की इस ताज़ा सियासी रणनीति या फिर परिस्थिति का क्या प्रभाव दुनिया में जाएगा। पहले हम चाहते हैं कि ये प्रश्न हम अपने दर्शकों के सामने रखें कि कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी है CDU, जिसका चुनाव में जो है उसको सबसे ज़्यादा वोट हासिल हुए हैं। तो कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन है, जिसको जर्मनी के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट हासिल हुए हैं। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है फ्रीडरिक मर्ज, जो कि जर्मनी के अगले चांसलर बनने वाले हैं, वो बन सकते हैं। हालांकि किस धड़े के साथ गठबंधन में उतरेंगे, इस पर अभी चर्चाएं चल रही हैं, अटकलें चल रही हैं। मर्ज ने चुनाव में सफलता के साथ ही दो टूक शब्दों में कहा है कि वो अमेरिका से अलग ही रणनीति अपनाएंगे, यानी कि अब अमेरिका बदल चुका है और इसके लिए यूरोप को तैयार हो जाना चाहिए। सुरक्षा की तैयारी अमेरिका के बिना यूरोप को करनी चाहिए, इस पर जोर मर्ज ने दिया है। और कहीं ना कहीं जर्मनी में कट्टरपंथी पार्टी की जीत को जो है अलग अलग देश इसको अपने तरीके से ले रहे हैं कि क्या ये यूक्रेन युद्ध की शांति वार्ता की परिस्थितियों के बीच यूरोप को मजबूती देगा या ट्रंप को टक्कर दे पाएगा। कुछ और भी सवाल हैं कि क्या मर्ज के नेतृत्व में ही जर्मनी की जो गिरती अर्थव्यवस्था है, जो सिकुड़ती जा रही है पिछले कुछ सालों से, ये क्या वो संभाल पाएंगे। वो गांजा बैन जो लगा है, गांजा बैन करने की बात कर रहे हैं। वो प्रवासियों पर ट्रंप की तरह जो है कट्टरपंथी रणनीति अपनाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर केतन शुक्ला जुड़ चुके हैं। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक के मंच पर। डॉक्टर केतन शुक्ला, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक के मंच पर। मैं फ्रीडरिक मर्ज CDU पार्टी के नेता, सबसे कट्टरपंथी विचारधारा के लिए माने जाते हैं। हालांकि जो एंजेला मर्केल थी, उनसे ये ज़्यादा आक्रामक भी कहे जा रहे हैं। जर्मनी में ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं? ये बदलाव होना जर्मनी के लिए जरूरी था जी। फ्रेडरिक मर्ज जो उनकी जीत हुई है, हम कह सकते हैं कि अमेरिका के बाद ये और अनदर कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन था जी। उनको हम जर्मन लोग और यूरोपियन उनको कट्टर नहीं कहते, उनको सेंटर राइट कहते हैं, CDU CSU, जिसमें अंजेला मर्केल थी, कोल थे। तो वहाँ का जो कट्टरपंथी वर्ड यूज होता है वो AFD के लिए होता है, जो आपने सही कहा कि उनका राइज हुआ है और काफी हुआ है। इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट था कि ये जो इलेक्शन था, ये बहुत ही कई सालों से जर्मन गवर्नमेंट दुविधा में थी जी। कहीं, जैसे आपने मेंशन किया, सब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफी खराब हो गई है। यूक्रेन वॉर, गाजा, नॉर्थ स्ट्रीम में एक गैस पाइपलाइन थी जिसके अंदर ये हुआ था, और काफी इमिग्रेंट अटैक हुए हैं। तो ये सब चीज़ों, इकोनॉमी तो आपने बताया, तो ये 4 सेक्शन में हम डिस्कस कर सकते हैं। पहले इलेक्शन, फिर AFD का राइज, फिर इकोनॉमी, एंड लास्ट में हम बातचीत इसके बारे में करेंगे कि इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, पर्टिकुलरली अमेरिका, चाइना, कनाडा और भारत के लिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये इलेक्शन जो हुआ, उसकी एक वजह थी कि गवर्नमेंट इतनी अच्छी चल नहीं रही थी जी। और जो ओलाफ स्कोल्ज थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस है। अंजेला मर्केल के डेप्यूटी वाइस चांसलर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने जो इलेक्शन में कई चीज़ों में, उनकी जो पार्टी है वो सबसे पुरानी पार्टी है, 100 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी है, बाकी पार्टियों से सबसे, हम कह सकते हैं, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ जर्मनी। ये पार्टी के ये अभी तक के सबसे कम वोट है, जो सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने जो अलायंस बनाया था ग्रीन और FPD के साथ, FPD हमेशा CSU CDU के साथ रही है, वो लिबरल इकोनॉमी और बिजनेस फ्रेंडली मानी जाती है। तो ये जो अलायंस था वो पहले से ही काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन था। हमने जब पहली बार लास्ट इलेक्शन हुआ उसके बाद डिसाइड कहा था कि इलेक्शन शायद पहले हो जाएंगे। तो जो इलेक्शन सितंबर में होता था, उनकी जगह उनको अब
फरवरी में करना पड़ा। सबसे पहले 6 नवंबर को उन्होंने एफपीडी के बजट की उनकी जो बातचीत हुई तो उनको निकाल दिया फाइनेंस मिनिस्टर को, और फिर जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से हार गए। जी। अब जो इलेक्शन हुआ है इसमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डोमेस्टिकली एंड इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंस, दोनों में जर्मनी बहुत पिछड़ गया है चाइना से और अमेरिका से। और ये जो पॉलिसी थी वो अंजेला मार्केल की जो एनर्जी पॉलिसी थी, अंजेला मार्केल ईस्टर्न यूरोप से आए थे और वो काफी कह सकते हैं उसी टाइम पुतिन भी वहाँ केजीबी में हेड ऑफ द केजीबी थे। तो उनका पूरा एनर्जी डिपेंडेंस रशिया पे था। दूसरी चीज वो 14 बार चाइना गए थे, तो उनके टाइम में इकोनॉमी अच्छी रही। पर जैसे यूक्रेन वॉर हुई कि सब चीजें, अंजेला मार्केल ने जो इकोनॉमी पॉलिसी रखी थी वो अब जर्मनी को समझ में आया गलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने डिजिटलाइजेशन और एआई के ऊपर ज्यादा भार नहीं दिया था। तो जर्मनी जो हमेशा एक्सपोर्ट में पहले नंबर पे रहा था वो धीरे धीरे खिसकता गया। तो ये सब चीजों की वजह से हम मर्स को ये कह सकते हैं कि वो अंजेला मार्केल से स्ट्रॉन्गर लीडर साबित होंगे। अंजेला मार्केल अच्छी लीडर थी क्योंकि उस समय इस तरह की परिस्थिति नहीं थी, पर जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें मर्स ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, क्योंकि स्कोल्स और अंजेला मार्केल की एक पॉलिसी रही थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी कभी किसी झगड़े या पैसिफिस्ट पॉलिसी हम कहे कि शांति की, तो उन्होंने यूक्रेन में भी बाइडेन की तरह कम उनको सप्लाई नहीं किया, इकोनॉमिक एड कम दी। तो ये जो, और पर्टिकुलरली ट्रम्प के आने के बाद अगेन पूरी जियोपॉलिटिकल कहते हैं सिनारियो, उसमें सुनामी आ गई है। इस परिस्थिति में जर्मनी को एक स्ट्रांग लीडर चाहिए था। उनके जो पार्टी है उनको 28.2% वोट मिले हैं। ताज्जुब की बात यह कि एएफडी जो हम कह सकते हैं ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, नाजी वाली पार्टी जो आप कहते हैं कट्टर वाली, ये कट्टर वाली पार्टी मानी जाती है जर्मनी, उनको 20.8% वोट मिले हैं। और एसपीडी को अभी तक के सबसे कम 16.4। जर्मनी में नया जी ऐसा है कि जो जितने परसेंटेज वोट आते हैं इसी तरह उनको सीट बांटी जाती है। 703 में से 208 मिलेगी फ्रेडरिक मर्स को, 152 मिलेगी एफपीडी को और 120 मिलेगी ओलाफ स्कोल्स को। एक दूसरी ग्रीन पार्टी है कि जिनकी वजह से भी काफी परेशानी हुई है, क्योंकि वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बंद कर दिए गए हैं। और दूसरी चीज ये थी कि इकोनॉमी में, पेंशन, इमिग्रेशन पॉलिसी में उनका जो रवैया रहा है वो रवैया आज के दिन में जर्मन की पब्लिक को ज्यादा पसंद नहीं आया। उनका वोट शेयर घटा है, उनको 85 सीट मिली है, 11% वोट। और सबसे ताज्जुब की बात, एफपीडी जो हमेशा पावर में रही है सीडीयू-सीएसयू के साथ, एसपीडी, उनको 5% से कम वोट मिले, इसलिए वो अब उनको कोई सीट नहीं मिलेगी। और कम्युनिस्ट पार्टी जो 3%, कम्युनिस्ट पार्टी अगेन एएफडी के ऑपोजिट मानी जाती है, उनको काफी अच्छे वोट मिले हैं और उनको 8.77% वोट में 64 सीट मिलेगी। तो अब जो आपने कहा कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, तो उसमें लास्ट वाली गवर्नमेंट को ट्रैफिक लाइट गवर्नमेंट कहते थे, उसका नाम है एम्पल कोएलिशन। तो इसमें ये था ट्रैफिक लाइट की 3 पार्टी थी। अब जो बनेगा शायद वो ब्लैक एंड व्हाइट, एसपीडी और सीडीयू, या केन्या, यदि ग्रीन को लेंगे तो केन्या के फ्लैग की तरह। वहां कोएलिशन में 8 वीक लगते हैं, पर एक बार अंजेला मार्केल के टाइम में 6 महीने लगे थे। तो एक दूसरी है, पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए लगता है कि शायद जल्दी वो हो जाएगा। और एसपीडी का जो लेसन मिला है स्कोल्स को, आई थिंक दैट विल रिमेम्बर। अभी फिर से इलेक्शन हो, यदि जो नहीं बना तो इलेक्शन हो सकते हैं, पर वो एसपीडी के लिए फायदा कारक नहीं है। तो मुझे लगता है कि 2 महीने में शायद अच्छी गवर्नमेंट आ जाएगी। जी, तो आप इस जीत को जो है जर्मन की ज़रूरत के हिसाब से या फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूरोप की परिस्थिति के हिसाब से अच्छी जीत, सकारात्मक जीत आप इसे मान रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जर्मनी की जनता ने इस तरीके का भरोसा सीडीयू की पार्टी और इसके नेता में जताया है, तो वो जो भरोसा है प्रवास संबंधित भरोसा, जो वायदे है उसका भरोसा है, या फिर कहीं ना कहीं सुरक्षा के मसले पर जिस तरीके से मर्ज कर रहे हैं कि जर्मनी को अब इस पर फोकस करना होगा, इसको भी समझेंगे। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर केतन शुक्ला। केतन सर, ब्रेक से जाने से पहले आपने कहा कि मर्स का जो चुनाव है ये जनता ने सोच समझ कर दिया है, क्योंकि जर्मनी को अभी मौजूदा हालात में एक मजबूत नेता की दरकार थी और इसे
कहा जा सकता है कि मर्ज के रूप में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन मैं समझना चाहूंगी कि अगर ये कट्टरता मजबूत होती हुई परिस्थिति नहीं है तो क्या जो जर्मनी के नागरिक हैं, क्योंकि आपने कहा कि इससे पहले आपने जो 3 साल गुजरे ओलफ शॉल्ज के नेतृत्व में, वो सरकार की इतनी अस्थिरता बनी हुई थी कि जनता से किए वायदे पर ज़्यादा कुछ खास काम हो नहीं सका है। ऐसे में ये जो कट्टरता है, कहीं ना कहीं जर्मनी के नागरिक अभी भी खुद को उस तरफ से नहीं ले जाना चाह रहे हैं जैसा कि दुनिया उनको समझ रही है। ये आपकी बात सही है। आपने जो कहा कि जो पार्टी है CDU CSU, ये दो पार्टी है, CDU वेस्ट की पार्टी है और CSU जो है बावेरिया की पार्टी है जी। ये पार्टी की जो नीति रही है वो सेंटर राइट मीन्स बिजनेस फ्रेंडली और इकोनॉमी को प्रमोशन करने की रही है। और आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा कि इमिग्रेशन, तो अंजेला मर्केल ने 1 मिलियन लोगों को आने दिया था सीरिया वॉर के बाद, और पूरे यूरोप में उनको, तो यूरोपियन यूनियन भी उनका स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग रहा था। सो मर्ज की जो पॉलिसी होगी वो CDU CSU की ही पॉलिसी होगी। पर इस इलेक्शन में पहले दिसंबर तक इकोनॉमी सबसे बड़ा मुद्दा था। जनवरी में इमिग्रेशन, माइग्रेंट एंड एसाइलम सीकर इकोनॉमी के ऊपर मुद्दा बन गया कि जो 2 महीने में पूरा परिवर्तन हुआ। तो इसमें ये चीज थी कि एक तो AFD को रोकना था, दूसरी चीज ये थी कि मर्ज जो है उन्होंने एक उसका क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ अभी तक एनालिस्ट कह नहीं पाए रहे। पर नवंबर में उन्होंने एक बिल रखा था जो एंटी इमिग्रेशन बिल था, वो AFD के साथ रखा था। अब जैसे आपने बताया कि एक उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में है कि AFD के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करना, जिसको ये लोग फायरवॉल कहते हैं। और ये जो फायरवॉल है, ब्रांड माउर जो जर्मन में कहते हैं, वो उस टाइम काफी हंगामा हो गया कि ये चीज जो उन्होंने की है तो फायरवॉल हैज फॉलन। अब स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने नॉन बाइंडिंग मोशन होती है, पब्लिक आउटरीच बहुत बड़ा हो गया। इसीलिए उन्होंने इलेक्शन के पहले और बाद में क्लियरली कहा है कि किसी भी संजोग में वो AFD के साथ समझौता नहीं करेंगे। अंजेला मर्केल ने भी कहा है, SPD ने भी कहा है। इसलिए उनकी जो पॉलिसी रहेगी वो ये कट्टरवादी नहीं रहेगी। जो CDU CSU में अभी तक जो 20 साल से माइग्रेशन में जो पॉलिसी लिबरल थी वो स्ट्रिक्ट होगी। उसकी वजह मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले मर्ज के बारे में, तो वो यूरोपियन पार्लियामेंट में 33 की उम्र में आए थे, लाइसेंस पायलट है, बहुत बड़े लॉयर है। और 1994 में कोल्की के साथ वो बने थे। 2018 और 21 में वो चांसलर के लिए CDU में नहीं बने और अंजेला मर्केल के सामने वो खड़े रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईस्ट यूरोपियन अंजेला मर्केल चांसलर बनेंगे। फिर वो छोड़ के चले गए। बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, अच्छे लॉयर है, ब्लैकवॉल के ये जो है अमेरिकन कंपनी उनके डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में CEO रहे हैं। तो काफी कॉम्पिटेंट और बहुत ही जो कहते हैं ट्रंप जितने तो नहीं पर आउटस्पोकन एंड क्लैरिटी के साथ बोलने वाले आदमी है। ये उनकी पहले से ये रही है। और जो उन्होंने AFD के साथ किया तो उसे लग रहा है कि एक स्ट्रांग लीडरशिप होगी। अब इनके जो कुछ स्टेटमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीतने के बाद। एक तो उन्होंने कहा कि भाई जर्मनी इज द सेकंड बिगेस्ट डोनर टू यूक्रेन आफ्टर अमेरिका। और ट्रंप ने जितने भी स्टेटमेंट इस टाइम में दिए हैं या उनके बाकी जो कैबिनेट है, तो जर्मनी को हम कह सकते हैं कि इट इज अ क्रॉस रोड, कि बैलेंस डिमांड फॉर इनएविटेबल कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि अमेरिका के साथ ये 80 साल से ज्यादा पुराना संबंध है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और मार्शल प्लान की वजह से जर्मनी और जापान 2 बड़े कंट्री बने। पर पहली बार लग रहा है कि उन्होंने कहा कि यूरोप को अपना डिफेंस बूस्ट करना पड़ेगा। और जून की समिट में नाटो के बारे में डिस्कशन होगा कि नहीं। इसका मतलब कि नाटो के बारे में उनका ये कहना है कि अमेरिका के बिना यूरोप को अपना सिक्योरिटी अम्ब्रेला बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि वी विल हैव अवर यूरोपियन डिफेंस फोर्स एंड सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात, एक सेंटेंस लोगों मिस कर गए कि यूरोप मस्ट हैव न्यूक्लियर अम्ब्रेला। यूके एंड फ्रांस आर न्यूक्लियर पावर, जर्मनी इज नॉट न्यूक्लियर पावर। सो यदि जर्मनी, फ्रांस और यूके हाथ ज्वाइन करते हैं तो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री 2 या 3 साल में बहुत बड़ी तरह से एक ऐसा ब्लॉक बनेगा जो अमेरिका, चाइना
उसी तरह का एक मजबूत यूरोपियन ब्लॉक बनेगा, क्योंकि जी जर्मनी, आपको मैं एक चीज बताऊं कि जो हमारी अर्जुन टैंक है जी उसका इंजन एमबीटी फ्रेडरिक्सहाफन ने दिया है। दे हैव जी एक्सलेंट आर्मामेंट इंडस्ट्री, एक्सलेंट डिफेंस इंडस्ट्री, और सुपर जो अब्राम से जितनी अच्छी टैंक उन्होंने बनाई है, तो ये जो होगा न्यूक्लियर अम्ब्रेला एंड नाटो विदाउट अमेरिका, तो ये बहुत ही एक जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज होगा। बिल्कुल। और साथ साथ कनाडा के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, तो कनाडा भी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड टॉक करना चाहता है, गैस सप्लाई करेंगे और बाकी सब चीजें। तो मुझे लगता तो है कि जी अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये जो प्लान एक ब्लूप्रिंट इन्होंने सामने रखा है मर्ज ने, क्या ये ट्रंप को चुनौती देने के लिए पर्याप्त होगा? ट्रंप जो धमकियां यूरोप के देशों को दे रहे हैं, यूरोपीय संघ के देशों को दे रहे हैं, क्या ये वो ब्लूप्रिंट है और इसी ब्लूप्रिंट के जरिए मर्ज जो है यूरोप का लीडर बनने का ख्वाब देख रहे हैं? जर्मनी का जो है, उनके जो चांसलर बने हैं जैसे कि कोल थे, अंजेला मर्केल थे, वो वर्ल्ड लीडर बनने की या यूरोपियन लीडर बनने की जनरली ख्वाहिश नहीं रखते हैं, जैसे मैक्रोन को है। तो ये बैलेंस लीडर होंगे। पर जो मैक्रोन की अमेरिका में मीटिंग हुई है ट्रंप के साथ, जी उसमें उन्होंने हाथ पकड़ के उनको कहा है कि दिस वाज नॉट अ लोन। उन्होंने ये क्लियरली उनको बताया कि जो ये यूक्रेन का है। सो मैक्रोन अमेरिका गए, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा है, स्टेमर ने, कि वी विल प्रोवाइड 10,000 सोल्जर्स। तो जी ये जो चीज है, एंड जर्मनी भी डिफेंस इंडस्ट्री उनकी, हम सोचते हैं, पर उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग और बाकी चीजें काफी अच्छी है फ्रांस की। तो इस परिस्थिति में एक बहुत बड़ा चेंज होगा कि जी कनाडा जो है, उनके ऊपर जो टैरिफ डाली गई है नाउ गैस सप्लाई के लिए, रेयर अर्थ मेटल और जो ऑयल है, जी तो ये सभी के लिए जर्मनी के साथ और यूरोपियन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा महत्व का जो फैक्टर है वो चाइना है। चाइना जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर 2023 तक था, 24 में फिर से अमेरिका है। जी तो अंजेला मर्केल 14 बार चाइना गए थे। 12.5% कंप्यूटर, ईवी बैटरीज 8 बिलियन, कंप्यूटर 12 बिलियन, ब्रॉडकास्टिंग एंड मेडिसिन। तो जर्मनी के साथ जो उनका ट्रेड एक्सपोर्ट है वो $156 बिलियन है और $90 बिलियन इंपोर्ट है। जर्मनी अभी भी ट्रेड सरप्लस कंट्री है, $250 बिलियन। जी पर उनकी दिक्कत यह है कि उनकी 2022 में इकोनॉमी 0.2% श्रिंक हुई है, 2023 में 0.3% श्रिंक हुई है। जी उनके एक बहुत बड़ा ऐसे बीडीआई, तो वहाँ बीडी सबसे बड़ा, जो हम सीआईआई और उसके पर काफ़ी वोकल रहता है और काफ़ी पावरफुल है। तो बीडीआई ने भी कहा है कि टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट, विदाउट टेक्नोलॉजी एडवांटेज आगे हो सकता नहीं। एनर्जी क्राइसिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। जी तो ये सब चीज़ों के बाद जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है मर्द ने, कि ट्रम्प के लिए, ही हैड सेड ही हैड एनकरेज रशिया टू डू व्हाटएवर द हेल दे वांट जी इफ दे डोंट पे। तो इनका ये सबका मानना है, एक डेमोक्रेसी यूरोप में चाहे जो भी है, पर मॉरल, एथिक्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू अमेरिका से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और एएफडी का राइज हुआ है 20%, कम भी हो सकता है, पर ओवरऑल जर्मनी में नवंबर में 78% लोग हैरिस जीते ऐसा चाहते थे, जनवरी में 83% ऐसा चाहते थे कमला हैरिस जीते। जी इसका मतलब कि जर्मनी में ओवरऑल अमेरिका के लिए ट्रंप के आने के बाद कोई पब्लिक ओपिनियन इतना अच्छा और ज़्यादा नहीं है। और ट्रंप ने जैसे भारत के साथ किया है, कनाडा के साथ किया है, चाइना के साथ जो हो रहा है और जी यूक्रेन में जो हो रहा है, तो इस परिस्थिति में जर्मनी यूरोपियन यूनियन को डिफेंस में सेल्फ आत्मनिर्भर करने की लिए आगे ले जाएगा, इकोनॉमी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, जी एनर्जी में कनाडा और बाकी कंट्री के साथ ट्रेड डील होगा और चाइना के साथ उनके संबंध अच्छे होंगे। जी और एक चीज उन्होंने जो डिक्लेयर की है वो भी इम्पोर्टेंट है कि मई में जो चाइना के साथ 70 ईयर्स है वो जब सेलिब्रेट होगा, तो उस टाइम यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में क्या डील होते हैं। तो ये एक अलग तरह की परिस्थिति है कि जो अमेरिका सबके साथ संबंध रखता था, चाइना के साथ ट्रेड था, जी अब ऐसा होगा, अमेरिका एक जगह होगा, रशिया चाइना का सबऑर्डिनेट है, और चाइना यूरोप में भी उनकी जो पेट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस परिस्थिति में जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा भूचाल जैसा सिस्टमिक मोमेंट कह सकते हैं।
और ट्रम्प क्या इस भूचाल को होने देंगे, और ट्रम्प की मौजूदगी में जर्मनी में मर्ज ये बदलाव कर पाने में सफल होंगे या नहीं होंगे? एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना वो अमेरिका फर्स्ट की तरह जो जर्मनी फर्स्ट की जो उनकी पॉलिसी इस तरह का वादा है उस पर खरा उतरेंगे। उनके पास जो आगे का समय है वो कितना चुनौती भरा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर केतन शुक्ला, फॉर्मर एम्बेसडर। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर केतन शुक्ला, फॉर्मर एम्बेसडर। और आज हम इस अंक में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जर्मनी में CDU की जीत को कैसे देखे दुनिया, और इसका जियोपॉलिटिक्स से कितना गहरा नाता, कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा इस चुनावी परिणाम का। डॉक्टर केतन शुक्ला, जिस तरह के जियोपॉलिटिक्स की आप बात करें, कहीं ना कहीं महाशक्तियों की खींचतान के बीच चीन की जो भूमिका है वो लगातार मजबूत होती दिख रही है। मर्ज के जो इरादे हैं, अगर वो चाहते हैं कि यूरोप की जिसकी बाहें मरोड़ने की कोशिश लगातार ट्रम्प कर रहे हैं, उनको चुनौती दी जाए तो बड़ा सहारा चीन साबित हो सकता है। इन महाशक्तियों की इस परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं? यानी कि जो चीन है वो लगातार अपनी प्रासंगिकता जो है जर्मनी जैसे देशों के जरिए बनाए रख पाएगा, और जर्मनी जो है यहाँ पर संतुलन के खेल में सबसे बड़ा प्लेयर दिख रहा है। नहीं, जर्मनी इसमें एक बहुत क्लियर है कि जर्मनी पावर हाउस है जी, यूरोप का। और अभी तक वहाँ एक जैसे मीगा और तो MIAC कहते हैं कि मिसिंग इन एक्शन। जर्मनी अभी तक 3 साल से कोई इतना दिख नहीं रहा था। मर्कल के टाइम में भी उनका मॉडरेट अप्रोच था सबको साथ लेके चलने का। जी, मर्ज है वो पेसोनेट एटलांटिस है, और उन्होंने ये बहुत क्लियर कहा है कि इट इज अ की स्टेपिंग स्टोन इन इट्स पार्ट टू पावर। मीन्स उन्होंने ये कहा है कि जर्मनी मस्ट स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द डे फर्स्ट कि यूरोप स्ट्रांग और जर्मनी स्ट्रांग नहीं होगा। तो उन्होंने ये कहा है कि US प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैज शोन इटसेल्फ टू बी लार्जली इंडिफरेंट टू द फेट ऑफ यूरोप। और यहाँ तक कहा कि मस्क की जो इंटरफेरेंस है ये आउटरेजियस है, और उन्होंने कहा कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी यूरोप को स्टेप बाय स्टेप अमेरिका से इंडिपेंडेंस करवाए। तो ये परिस्थिति में चाइना का ऑलरेडी 6-8 साल से काफ़ी अच्छा यूरोप में उनका जो 30% BYD कार है वो भी जर्मनी में है। टेक्नोलॉजी में उन्होंने मिडल साफ कहते हैं जो 40% एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें चाइना ने कई कंपनियों शुरू में खरीदी है 15 से 18 तक। तो चाइना और जर्मनी का इकोनॉमी काफ़ी इंटरट्विन है। उनकी मेजोरिटी कंपनी बास, फॉक्सवैगन, मर्सिडीज, सभी कंपनियों की चाइना में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है। तो इस परिस्थिति में ट्रंप ने जो हालत की है उसकी वजह से जो कहता है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र, तो उन्होंने सभी को इकट्ठा कर दिया है अमेरिका के अगेंस्ट। जो अभी तक ऐसा होता था कि सब चाइना के अगेंस्ट था, आज के दिन में अफ्रीका और इवन लैटिन अमेरिका में भी मेक्सिको के साथ चाइना के संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं कई सालों से। वो 3-4 साल से उन्होंने कोशिश की थी। तो आपने UN जनरल असेंबली में जो यूक्रेन का वोटिंग हुआ, तो हम जो हमेशा बात करते थे एक्सिस ऑफ एविल, अब ये एक्सिस ऑफ एविल जो हम सोचते थे अमेरिका उनके अगेंस्ट है, अमेरिका ने वही वोट किया है। और पर्टिकुलरली जो म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जहां हमारे विदेश मंत्री भी गए थे, वहां उनके डिफेंस मिनिस्टर हेक्साथ ने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने जितने भी चीजें रशिया के साथ डिस्कस सब वहां ऑलरेडी अनाउंस कर दी। तो ये सभी जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट यूरोप और अमेरिका के हैं वो कह रहे हैं कि अपने कार्ड आप पहले फेंक नहीं देते। और JD वांस ने यहाँ तक कह दिया कि ये जो यूरोपियन डेमोक्रेसी इज लैकिंग बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सप्रेस वॉइस ऑफ AFD। अब AFD के लिए हम ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर मस्क ने भी इंटरफेरेंस किया है, और जर्मन TV चैनल कह रहे हैं कि वो अमेरिका के सो कॉल्ड प्रेसिडेंट है, दुनिया के रिचेस्ट आदमी है, पर उनका मन नहीं भरा, इसीलिए अब वो ब्रिटेन और जर्मनी में भी अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने AFD लीडर के लिए साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो इंटरव्यू 1-1.5 घंटे का किया था। साथ में उन्होंने 2 बार ट्वीट भी किया कि AFD इज द ओनली होप। एंड ट्रंप ने ये कहा कि पीपल ऑफ जर्मनी आर टायर्ड ऑफ दिस लीडर्स। तो ये सब चीजों से जर्मनी में जो एक चीज है कि कई जगह मैंने जैसा आपको कहा कि अटैक हुए थे, मार्गदेनबर्ग है, सोलिंजन है, म्यूनिक है और लास्ट में माने में हुए, तो उसके बाद जो अटैकर थे वो मेजोरिटी इमिग्रेंट थे। और कुछ एक तो जो मार्गदेनबर्ग वो साइकियाट्रिस्ट था, सो ही वाज देयर फॉर 15 इयर्स और 6 लोग मर गए। पर वो
मुस्लिम नहीं था, वो अल्ट्रा राइट था, जी इस जो मस्क है उन तरह की पॉलिसी में मानने वाला था। तो इस परिस्थिति में आपको ताज्जुब होगा कि म्यूनिक में 2.5 लाख लोग और बर्लिन में 2 लाख लोग, उन्होंने सरघस निकाला एएफडी के अगेंस्ट कि ये एएफडी वी डोंट वांट एंड जर्मनी में ये नहीं चलेगा। और कुछ बहुत ही जो कहते हैं कि ओल्ड जो हेलोकास्ट से 102 साल की महिला ने इंटरव्यू दिया है, एक जो थे उन्होंने अपना हाईएस्ट अवार्ड वापस कर दिया है कि ये एएफडी की वजह से जर्मन गवर्नमेंट को। तो ये परिस्थिति में मुझे लगता है एएफडी का राइज होना मुश्किल है, पर जो माइग्रेंट पॉलिसी है वो कई सालों से उनके लिए एक, हम कह सकते कि नासुर की तरह थी, उसमें चेंज करना पड़ेगा। जी और मर्ज ये डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, इकोनॉमी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, एनर्जी का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ टेक्नोलॉजी कि जी जिसमें जर्मनी का कई सालों से, कई दशकों से एक जो प्रभुत्व रहा है वो वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आज के दिन में एक ही सॉल्यूशन है, चाइना। जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बाकी फील्ड में भी, ईवी, रेयर अर्थ मेटल, सभी में चाइना का प्रभुत्व है। जी तो ये लग रहा है कि यूक्रेन के लिए यूरोप की पॉलिसी, अमेरिका, अब ट्रम्प जो सोचते हैं कि वो ही इज अ इंपीरियल प्रेसिडेंट लुई 14 की तरह, जी तो 21वीं सदी में ये बहुत मुश्किल है। और उनको कोलंबिया के प्रेसिडेंट जो जिस तरह सुनाया था, मैक्सिको और कनाडा के प्रेसिडेंट जिस तरह प्राइम मिनिस्टर उनको सुना रहे हैं, जी और पर्टिकुलरली आपको ताज्जुब हुआ, कनाडा में लोगों ने अमेरिकन माल खरीदना कंप्लीट बंद कर दिया है, जी ज्यादातर लोगों ने, तो और वहां टूरिज्म के लिए जाना भी बंद किया है। जी तो यूरोप को ट्रम्प जो बोलते हैं वो कर पाएंगे ऐसा लगना मुश्किल है। और मस्त तो ट्रम्प के भी 2 स्टेप आगे हैं, बिल्कुल। आज चाइना के साथ है, कल अमेरिका के, वो कहाँ होंगे उसका कोई कुछ नहीं कह सकते। तो बिल्कुल। इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि बैलेंस फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि हम किसी ब्लॉक के साथ आज के दिन में नहीं है। जी हमने म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल में भी यूरोपियन यूनियन को एडवाइस दी है, जैसे वांस ने भी दी थी। जी अमेरिका के साथ तो दर्शकों ने देखा है, जी पर चाइना को हमारा मित्र कहना ये बहुत बड़ी गलती होगी। तो इस परिस्थिति डॉक्टर में केतन शुक्ला, कहीं ना कहीं ये जो जियो पॉलिटिक्स है ऐसे इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच गई है जहां पर मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि आपको एक ब्लॉक के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। जैसे जर्मनी यूरोप को यूनाइट करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका से अलग करने की कोशिश में जो है लीडर की भूमिका निभाने की उम्मीद रखता है, सपने पाल रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत को भी इस संतुलन में, और खास करके लोकतांत्रिक जो ताकतें हैं, आप हमेशा अपने कार्यक्रमों के दौरान कहते रहे हैं कि बेसिक जो युद्ध है वो ऑटोक्रेटिक्स और डेमोक्रेटिक्स के बीच में। तो डेमोक्रेसी के संरक्षण की जब बात आती है तो इस वक्त यूरोप में, और यूरोप में भी जर्मनी के भीतर जो है कहीं ना कहीं ये संतुलन देखने को मिल रहा है। अब जो हम अभी तक बात करते थे 4 साल से सभी डिबेट में, वो अमेरिकन इलेक्शन के बाद हम पहली डिबेट कर रहे हैं, वो पूरा चेंज हो गया है। बिल्कुल जी। अब जो ऑटोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी, हमारे लिए सबसे मुश्किल चीज ये रहेगी कि पहले जो बाइडेन थे या कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी या कोई रिपब्लिक पार्टी के भी जो भी प्रेसिडेंट थे, जी वो अब जो यूएन में जो वोटिंग हुआ है, जिस तरह ट्रम्प की हरकतें हुई है, जो विजिट हमारी हुई है, सो ट्रम्प को एक चीज है, उनको अमेरिकन लोग तो कहते हैं साइकोपैथ, मैलिग्नेंट, नार्सिसिस्ट है, उनको डिक्टेटर बहुत पसंद है। जी और उनके पहली टर्म में भी आपने देखा होगा पुतिन, जी और किम, ये सब उनके आदर्श रहे हैं। हंगेरी के प्रेसिडेंट ओरबान भी उनके अच्छे हैं, उनको भी वो काफी तारीफ करते हैं। जी तो अमेरिका की जो पॉलिसी है उसमें अब ये डेमोक्रेसी की, चाहे हम कह सकते हैं कि उन्होंने कहीं गलतियां की है 50 साल में, पर डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी नहीं रहेगा। अब ये रहेगा कि कंट्री फर्स्ट एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। जैसे जर्मनी ने कहा है डिफेंस में आत्मनिर्भर होंगे, तो हमारे लिए अगले 3-5 साल में इकोनॉमी अच्छी करना, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना, ये चीजें बहुत ही मायना रखती है। और तीनों ब्लॉक के साथ संबंध हमारे अच्छे हैं, उसको अच्छी तरह संभाल के रखना, क्योंकि ट्रंप ने जो टैरिफ डाली है वही चीज अब यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि कार, विस्की और वाइन, तो हमारा जो ट्रेड है वो इतना अच्छा नहीं है। मैंने जैसे कहा जर्मनी का भी $250 बिलियन ट्रेड सरप्लस है, चाइना का $1 ट्रिलियन है। जी तो इस परिस्थिति में जैसे कि हमारा स्टॉक मार्केट है वो 1,70,000 करोड़ चले गए हैं, तो अगले 2 साल भारत के लिए मुश्किल के रहेंगे। और इस परिस्थिति में हमें किसी के साथ नहीं रह के सबके साथ अच्छे संबंध करके साथ में इकोनॉमी और डिफेंस में पर्टिकुलर आत्मनिर्भरता करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो प्लेन है उसका इंजन बोइंग बनाता है, हमारी जो टैंक थी उसका इंजन जर्मनी बनाता था। तो अब जो आगे के स्टेप ले उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके
आत्मनिर्भर डिफेंस इंडस्ट्री 5 साल में बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल। क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो 4 साल तक तो ऐसे ही रहेंगे और ट्रम्प से किसी देश को ज्यादा उम्मीद नहीं है। ट्रम्प इसीलिए से ये जो गुत्थम गुत्थी है 4 सालों तक सभी देशों की जो है लगातार देखने को मिलती रहेगी। कभी ऊंट पहाड़ के नीचे, कभी पहाड़ ऊंट के नीचे, इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि जर्मनी में एक सांस्कृतिक कल्चरल जो है उस टेंशन की भी बात हो रही है और इसका कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। एक ब्रेक के बाद समझने की कोशिश करेंगे। लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर केतन शुक्ला। केतन सर, अब तक तो ये समझ में आ रहा है कि ट्रंप जो चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट के जरिए वो वर्ल्ड ऑर्डर में भी अमेरिका को टॉप पर बनाए रख पाए, ये उनके लिए 4 सालों में आसान नहीं रहेगा। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ जर्मनी के जो घरेलू पॉलिटिक्स या घरेलू जो एक तनाव है, सांस्कृतिक तनाव, कल्चरल टेंशन जो लगातार देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं इसका अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ रहा है। क्या इसको बैलेंस कर पाएंगे मर्ज? क्योंकि उन पर लगातार जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनको वो किस गठबंधन के साथ जाते हैं, पहले तो सरकार गठन के लिए इस पर भी काफ़ी निर्भर करता है। लेकिन इससे पार पाना मर्ज के लिए आसान नहीं होगा। एक चीज है कि जर्मनी में ओवरऑल जो पब्लिक ओपिनियन, जैसे मैंने कहा कि 83% चाहते थे कि कमला हैरिस, मीन्स दे वांट वेरी लिबरल ओपन गवर्नमेंट। साथ में ये भी है कि माइग्रेशन उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मर्ज ने भी कहा है कि वो क्लोज बॉर्डर करेंगे। इसमें उनके लिए दिक्कतें दो है कि उनका जो अलायंस होगा वो 100% एसपीडी के साथ ही होगा, क्योंकि जो उनकी एक एफडीपी पार्टी थी उनको कोई सीट नहीं मिली है। ग्रीन के साथ वो कम करेंगे, क्योंकि ग्रीन की जो पॉलिसी है उसका नुकसान एसपीडी को भी हुआ है जी। कल्चरली जर्मनी में एएफडी को जो 20% वोट मिले, उसकी जैसे मैंने पहले बताया कि मस्क और बाकी सब थे, उसमें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, टिकटॉक और एक्स ने। तो ये जो चीज है कि जो यंग जनरेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उनकी हालत जर्मनी की इतनी खराब नहीं। उनकी पर कैपिटा इनकम $55,000 है, जो नौकरी नहीं करते हैं और जो बाकी एसाइलम सीकर और उनको भी 400 यूरो पर पर्सन देते हैं। तो ये इसमें थोड़ा मर्ज चेंज करेंगे। एसपीडी ने अपना जो बिटर एक्सपीरियंस है कि उन्होंने जो पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि वो पेंशन और उसमें, तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस अप्रोच लेके मर्ज चलेंगे। और ओवरऑल पब्लिक जो है वो इतनी कट्टरपंथी नहीं है। जैसे मैंने कहा 2 लाख और 2.5 लाख बहुत बड़ी संख्या है बर्लिन और म्यूनिक में जो सरगस निकले। तो इस परिस्थिति में राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट का कम रहेगा और कम्युनिस्ट पार्टी भी उनके अगेंस्ट पर शायद माइग्रेशन बिल पास करने की कोशिश करेंगे, पर उनका मेन फोकस रहेगा इकोनॉमी। कल्चरल इंटीग्रेशन में ये है जो नेहा जी के जो ईस्टर्न यूरोप पहले था, ईस्ट जर्मनी पहले था, थुरिंजिया, सैक्सनी आनहाल्ट, लिप्जिग, वहां एएफडी और कम्युनिस्ट पार्टी है। वेस्ट और बाकी जगह सीडीयू है, बावेरिया कि जो वर्ल्ड का 6ठे नंबर का एज अ स्टेट इकोनॉमी है कैलिफोर्निया के बाद। तो ओवरऑल स्टेट इकोनॉमी पे रहेगा। कल्चरली जो प्रॉब्लम है वो 10% से 20% राइट हो गए, तो फ्रांस में लापेन के 40% है जी। इटाली में तो गवर्नमेंट है। तो मुझे लगता है कल्चरली ज्यादा नहीं होगा, पर लॉ एंड ऑर्डर भी उनको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। और इमिग्रेंट एंड एसाइलम सीकर बाकी उनकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चाइना के साथ जो ट्रेड डील होंगे, कनाडा के साथ जो ट्रेड होंगे जी। और इकोनॉमी और डिफेंस में कितनी आत्मनिर्भरता पूरे यूरोपियन यूनियन की आती है, ये उनकी प्राथमिकता रहेगी। तो सांस्कृतिक लेवल पे जर्मन लोग बड़े अच्छे हैं एंड दे आर वेरी, क्या कहते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मोस्ट सिविलाइज कह सकते हैं। और आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, तो सांस्कृतिक में मुझे लगता है कि कोई ज्यादा बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो चिंताएं जर्मनी को लेकर आलोचक या विश्लेषक जता रहे थे, इससे ज़्यादा चिंतित होने की बात है नहीं, क्योंकि जर्मनी के जो नागरिक हैं वो लोकतंत्र के समर्थक और जो सेंटर राइट की बात हो रही है, कहीं ना कहीं इसी फैसले पर उन्होंने मोहर लगाई है। मैं समझना चाहती हूँ कि अब यूक्रेन वॉर को लेकर
कहीं ना कहीं यूरोप की जो आर्थिक स्थिति है या फिर आर्थिक बदहाली है, इसमें यूक्रेन युद्ध का काफ़ी बड़ा योगदान है। लेकिन यूरोप के पास दुविधा है कि यूक्रेन युद्ध किस शर्त पर, किन टर्म्स पर जो है शांति वार्ता जो है वो इस पर फैसला लिया जा सकेगा या युद्ध खत्म हो सकेगा। ये बैलेंसिंग करना भी मर्ज के लिए आसान हो पाएगा? युद्ध रुकनी भी चाहिए ताकि आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, लेकिन वो शर्तें कौन सी होंगी? मर्ज कैसे डील कर पाएंगे इन चुनौतियों के? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें ये हुआ है कि जो मैक्रोन ने कहा वही मर्ज ने भी कहा है, और जो 3 साल यूक्रेन वॉर के हुए अभी राउंड टेबल, उसमें सभी यूरोपियन यूनियन के लीडर गए थे जी। और उन्होंने उनको भरोसा दिया है। अब जो ट्रम्प जो बात करेगा, मैं $500 बिलियन दे दो, तो उसमें तो मुझे ख्याल से बहुत ही हास्यास्पद है। शायद मेरे ख्याल से जेलेंस्की अमेरिका जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे, पर जो रेयर अर्थ मेटल और मिनरल्स है वो रशियन ऑक्यूपाइड एरिया में है। जी। तो यदि वो कहेंगे, एग्रीमेंट साइन करेंगे, तो सबसे पहली शर्त ये रखेंगे कि ये एरिया हमें वापस दिया जाए या किस तरह किया जाए। यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1939 में चैम्बरलेन ने एक स्टूडेंट लैंड हिटलर के साथ साइन किया था, ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर ने, फॉरेन सेक्रेटरी ने जी। और वो जो अपीजमेंट पॉलिसी है कभी वर्क नहीं करती है। यूरोप के एक्सपीरियंस बहुत बेटर है, और उसमें पर्टिकुलरली ईस्टर्न यूरोप के पोलैंड, लटाविया, लिथुनिया, फिनलैंड, बाल्टिक कंट्रीज एंड नॉर्डिक कंट्री। तो इस परिस्थिति में ये लोग नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन टोटली जो कहते हैं रशिया के अंडर आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में पुतिन क्या करेंगे, और फर्स्ट टर्म में ट्रंप ने पुतिन के वहाँ, बाइडेन ने तो वहाँ तक कहा था यू आर पुडल ऑफ द पुतिन, उनकी जो डिबेट में 2020 में ट्रंप ने यहाँ तक कहा था कि आई ट्रस्ट पुतिन मोर देन CIA एंड FBI। अभी CIA FBI के जो डायरेक्टर बने उसके बाद पुतिन, तो उसमें तुलसी गाबार्ड पे तो आरोप है कि वो रशिया के एजेंट है और उनके कई चीजें जो असाद को मिले थे। तो इस परिस्थिति में यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि रशिया किसी तरह कंट्रोल हो, सोल्जर भेजने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसका मतलब कि ट्रंप जो चाहते हैं इस तरह यूक्रेन को रौंदने नहीं देंगे। बहुत खराब परिस्थिति होगी तो फिर आगे जाके ये कभी ना कभी एक बहुत बड़ा मसला होगा, जो बहुत बड़ी गंभीर परिस्थिति की ओर ले जाएगा। क्योंकि जेलेंस्की जो ट्रंप कहते हैं ऐसे डिक्टेटर भी नहीं है, उनको 4% नहीं, उनको 60% ज्यादा सपोर्ट है, और वॉर टाइम में कोई इलेक्शन नहीं होता। तो ट्रंप जो बोल रहे हैं वो मुझे लगता है, कई बार आपने देखा होगा पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो लोग बोलते हैं, जब काम कुछ नहीं होता है तो फिर इस तरह की बातें होती रहती है। पर ये पुतिन का टॉकिंग पॉइंट है, और वही अमेरिकन गवर्नमेंट के सभी अधिकारी, डिफेंस सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और बाकी सेनेटर्स बोल रहे हैं। तो अभी देखना होगा कि जेलेंस्की जाने के बाद पर यूरोपियन यूनियन इस पे एग्री नहीं होगा, और हो सके तो $300 बिलियन उनके पास रशिया के जो है वो कह रहे हैं कि वो रिकंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, और वो करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि इतनी जल्दी इसका सॉल्यूशन होना मुश्किल लग रहा है। जी। तो कहीं ना कहीं अभी अमेरिका ने जो संकेत दिए हैं सीधे पुतिन के साथ या फिर रूस के प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश मंत्री स्तर की जो बातचीत हो रही है, इसमें ना ही यूरोपीय नेताओं को आमंत्रित किया गया, ना ही यूक्रेन को किसी तरह से न्योता भेजा गया। तो ये परिस्थितियां लगातार जटिल बनी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी केतन सर, लेकिन जाते जाते मैं भारत के लिए इस परिस्थिति के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी ज़रूर आपसे लूँगी कि भारत को जर्मनी में इस उभरते सेंटर राइट के प्रति कितना मुफीद है भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए। बिल्कुल ही एक लाइन में समय समाप्त हो गया है जी। हमारी तो बहुत अच्छी है। CDU-CSU में कोल थे, अंजेला मर्कल थे, तो ये सेंटर राइट हमारे लिए काफी अच्छा रहता है, क्योंकि अमेरिका में भी सेंटर राइट कई प्रेसिडेंट आए, तो सेंटर राइट गवर्नमेंट से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। एक उम्दा अपॉर्चुनिटी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जो हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इवन डिफेंस, ये हमें ये मौका चूकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। आपका आभार जताना चाहती हूँ। अब दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि चिंताएं जर्मनी की ताज़ा सियासी हालात को लेकर जताई जा रही हैं, लेकिन जर्मनी फर्स्ट, कहीं ना कहीं मर्ज का जो चयन है नागरिकों ने इस पर मुहर लगाई है, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि सुरक्षा का मसला हो, आर्थिक तंगी का मसला हो, मर्ज इस पर काम करते हुए नजर आए। इसीलिए इस तरह के ब्लूप्रिंट का उन्होंने जनता के सामने प्रदर्शन कर दिया है। हमें फीडबैक भेजिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।